मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बीएड फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट का बहुत-बहुत स्वागत है। तो देखिए, आप में से जितने स्टूडेंट हैं, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से अपना बीएड कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये चैनल बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा क्योंकि आपको आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर तो सारे के सारे आपको वीडियो इस चैनल पर मिल जाएँगे। आप इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है, उसको ओपन कीजिए और उससे रिलेटेड सारे आपको वीडियोस इस चैनल पर मिल जाएँगे। और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये चैनल काफ़ी लाभदायक है, काफ़ी यूज़फुल है। तो देखिए, जब हम बीएड 101 की बात करते हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, तो इसके सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे, लेकिन इस वीडियो में हम इसका पूरा जो कंप्लीट यूनिट 1 है, उसको हम करेंगे। तो यूनिट 1 में कौन-कौन से टॉपिक हैं? मीनिंग ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, stages of growth and development with special emphasis on the development stages of childhood and adolescence, and third है factors affecting growth and development, फोर्थ है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आपको इस वीडियो में ये सारे टॉपिक हैं, आपको सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आपको जो कंटेंट मिलेगा हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में मिलेगा ताकि आपको लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में बीडी 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप इस सब्जेक्ट में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन के बारे में कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है और मैच्योरेशन क्या है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे ग्रोथ के बारे में कि ग्रोथ या वृद्धि क्या होती है। फिर हम बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में। फिर हम जानेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। और लास्ट में हम बात करेंगे मैच्योरेशन के बारे में, परिपक्वता के बारे में। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्रोथ को जानते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ की वृद्धि की बुनियादी अवधारणा क्या है, वृद्धि क्या है, इसका संबंध किससे है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। निशा इज ग्रोविंग टॉलर एंड हैवियर, कि निशा लंबी और भारी होती जा रही है। मतलब क्या है कि निशा की लंबाई और जो उसका वजन है दोनों बढ़ रहा है। तो एक तरह से इसका फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं। तो दिस इज नॉन एज ग्रोथ, कि इसे वृद्धि के रूप में जाना जाता है। विच रिफर्स टू इंक्रीज इन वेट, हाइट एंड चेंजेस इन बॉडी, कि ग्रोथ का संबंध किससे है, हमारी हाइट में, हमारी बॉडी में, हमारे वेट में जो चेंजेस हो रहा है, ग्रोथ या वृद्धि का संबंध इससे है। तो मतलब क्या हुआ, ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द फिजिकल एस्पेक्ट ओनली, कि वृद्धि केवल भौतिक पक्ष में ही होती है। इट रिफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस, यह मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज पॉसिबल टू मेजर हाउ टॉल अ चाइल्ड हैज बिकम ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, कि एक निश्चित समय में एक बच्चे की लंबाई कितनी बढ़ी है। तो अब हमें एक कंसेप्ट समझ में आ गया ग्रोथ का, कि ग्रोथ क्या है। तो ग्रोथ का संबंध हमारा जो बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो ये फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं उससे है। चाहे हमारा हाइट हो गया, चाहे हमारा वेट हो गया। ठीक है, तो एक तरह से एक क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट है। ग्रोथ में हमारे बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको देखा जाता है। हमारी हाइट कितनी हो गई है, ठीक है, हमारा वेट कितना हो गया है। तो इसलिए इसको हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कह रहे हैं। ठीक है, एक क्वांटिटेटिव चेंजेस है क्योंकि इसको मेजर किया जा सकता है। आपकी हाइट कितनी है, मेजर किया जा सकता है। वेट में क्या चेंजेस आ रहा है, उसको मेजर किया जा सकता है। तो इसलिए ग्रोथ की बात करें तो इट रिफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस, कि यह मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। तो ग्रोथ का संबंध हमारी जो बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो फिजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं उससे है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, तो इसको भी हम एक उदाहरण के द्वारा, एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मोहन हैज बिकम मोर अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिव, कि मोहन अधिक सतर्क और उत्तरदायी हो गया है, जिम्मेदार हो गया है। Along with his physical development, his behavior is also changing, कि उसके शारीरिक विकास के साथ साथ उसके व्यवहार में भी बदलाव आ रहा है। These are all
दिस आर ऑल साइन ऑफ डेवलपमेंट, कि ये सभी विकास के लक्षण हैं। तो विकास के लक्षण क्या है कि फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो भी हो रही है, लेकिन उसके साथ के साथ हमारे बिहेवियर में भी डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे व्यवहार में भी बदलाव आ रहा है। ठीक है, एक तरह का फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है, हम और मेच्योर हो रहे हैं, हम और समझदार हो रहे हैं। ठीक है, development includes all aspects of human life. For example, physical, mental, language, social and emotional development. कि विकास में मानव जीवन के सभी पहलू शामिल हैं, शारीरिक, मानसिक, भाषा, सामाजिक और भावनात्मक। लेकिन जब हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा तो उसमें सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट, शारीरिक जो पक्ष है वही शामिल था, उसमें हाइट, वेट, ये चीजें शामिल थी। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें फिजिकल एस्पेक्ट भी है, लेकिन उसके साथ के साथ मेंटल भी है, लैंग्वेज भी है, सोशल भी है, इमोशनल डेवलपमेंट भी है। तो सारे जो लाइफ के हमारे एस्पेक्ट हैं, सारे के सारे किसमें सम्मिलित होते हैं, डेवलपमेंट में होते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट फिजिकल के साथ साथ जो हमारा मेंटली जो चेंजेस हो रहे हैं, जो सोशल जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, उस सब के सब डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंजेस ऑफ अ पर्सन, कि विकास किसी व्यक्ति के गुणात्मक और के साथ साथ मात्रात्मक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। तो अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव, तो इसमें फिजिकल एस्पेक्ट भी देखा जाता है कि हाइट में, वेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ के साथ बिहेवियर चेंजेस भी देखा जा रहा है, मेंटल जो डेवलपमेंट है वो भी देखा जा रहा है, सोशल डेवलपमेंट भी देखा जा रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट भी देखा जा रहा है। इसलिए इसको क्वांटिटेटिव भी बोल रहे हैं, तो इसके साथ के साथ क्वालिटेटिव भी बोल रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स processes that are influenced by heredity and environment, कि विकास में वो सारी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो अनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होती है। अगर हम हेरिडिटी की बात करें तो मम्मी पापा से जो बेटे में जो मतलब जो परिवर्तन आता है, तो इसका संबंध क्या होता है, हेरिडिटी से होता है, जीन्स से होता है। ठीक है, अगर मान लो मम्मी पापा की जो हाइट है, ठीक है, अगर अच्छी हो तो जो उनका जो बच्चा पैदा होता है उसकी भी हाइट अच्छी होती है। इसके अलावा मम्मी पापा के जो इनके कुछ गुण होते हैं वो भी बच्चे में आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये हेरिडिटी है। ठीक है, कि इसके हेरिडिटी के थ्रू जो बच्चों में चेंजेस आ रहे हैं, और इसके अलावा एनवायरमेंट, कि आप किस एनवायरमेंट में पैदा हुए, वहां पे आपने क्या सीखा, आपने क्या लर्निंग किया, आपने क्या अर्जन किया। तो डेवलपमेंट पे दो चीजों का इफेक्ट पड़ता है, हेरिडिटी जो हमें अपने मदर फादर से मिलती है, ठीक है, अनुवांशिकता जिसको कहते हैं, और एनवायरनमेंट की हम जिस पर्यावरण में पले बढ़े। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं मोगली। तो मोगली क्या था, जब छोटा था तो जंगल में खो गया, और वहां पे जो वुल्फ थे, जो भेड़िए थे, उनके बीच में पला बढ़ा। तो उन्हीं की जो आदत थी, उन्हीं के जो तौर तरीके थे उसने सीखा। था यहाँ पे असर किसका हुआ, एनवायरमेंट का। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का ही डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट continues even after the individual had attained physical growth, कि विकास की जो प्रक्रिया व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि के बाद भी जारी रहती है। तो हमारा जो एक फिजिकल जो ग्रोथ है उसका एक टाइम पीरियड होता है 18 साल, 20 साल। इसके बाद जो हमारी जो हाइट है, हमारी जो बॉडी में जो चेंजेस जो होते हैं, ठीक है, वो होना बंद हो जाते हैं। ठीक है, और लेकिन डेवलपमेंट जो है, हमारी जो बिहेवियर में चेंज है, हमारा जो नॉलेज है, हमारा डिसीजन जो मेकिंग जो स्किल है, सोशल डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें ये लाइफ टाइम चलती रहती हैं। तो ग्रोथ का एक टाइम लिमिट होता है 18 साल, 20 साल, लेकिन डेवलपमेंट जो है ये लाइफ टाइम चलती रहती है। ठीक है, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस बाय विच क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ग्रोथ अकर्स इन ह्यूमन, की विकास एक सतत और प्रगतिशील प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में मात्रात्मक और गुणात्मक विकास होता है, नई क्षमताएं और विशेषताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, टाइम के साथ आप बहुत सारी चीजें लर्न करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, आपके बिहेवियर में चेंज आता है, आपके सोचने के तरीके में चेंज आता है, आपका सोशल डेवलपमेंट होता है, तो लोगों के साथ इंटरेक्शन के तरीके में बदलाव आता है।
आप नए नए लोगों से मिलते हैं, ठीक है, इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है, तो ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो यहाँ पे क्वालिटेटिव भी एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की भी बात करते हैं। हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं, हमारे अंदर नई नई जो हैबिट्स हैं, नई नई चीज़ें जो है, नई नॉलेज हमें पता चलती है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप होती है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। तो जो ये डेवलपमेंट जो है ये लाइफ टाइम चलता रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के बीच में क्या अंतर है। तो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव इन नेचर। कि अगर ग्रोथ की बात करें तो ये सिर्फ क्वांटिटेटिव है, मतलब इसको मेजर किया जा सकता है, जो हमारे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हमारी हाइट में जो चेंजेस आ रहे हैं, हमारे वेट में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो ग्रोथ का संबंध किससे है? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, एक तरह से फिजिकल एस्पेक्ट है कि हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका संबंध ग्रोथ से है। लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात की जा रही है, ठीक है। मतलब क्या है कि हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, हमारा जो सोशल जो डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा जो कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, हमारा जो इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें जो है डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। यहाँ पे फिजिकल के साथ साथ जो हम बात करते हैं इमोशनल, मेंटल, ये जो सारी जो एस्पेक्ट है ये भी यहाँ पे शामिल किया जाता है। तो क्वालिटेटिव के साथ क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ये दोनों इसमें शामिल किया जाता है। तो वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक भी हो सकता है, मात्रात्मक, इन दोनों के जो गुण है हमें इसमें देखने को मिलते हैं। ग्रोथ रिफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट ओनली, कि वृद्धि केवल भौतिक पहलुओं को संदर्भित करता है। वेरेज डेवलपमेंट रिफर टू ऑल एस्पेक्ट सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल, ठीक है। कि जबकि विकास सभी पहलुओं को संदर्भित करता है, जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, भावनात्मक, सामाजिक, तो ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट हैं एक इसमें आते हैं, डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वहां पे सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट आता है। Growth is limited to height and weight, but development refers to all changes leading towards मेच्योरिटी। कि वृद्धि की बात करें तो उसमें ऊंचाई और वजन शामिल है, लेकिन अगर विकास की बात करें तो परिपक्वता की ओर ले जाने वाले सभी परिवर्तनों को संदर्भित करता है। मेच्योरिटी मतलब चाहे आपके बोलने का तरीका है, चाहे आपका सोशल इंटरेक्शन का तरीका है, चाहे आपका जो हम कह सकते हैं कि जो इमोशनली जो आप जो एक मजबूती है, ठीक है, एक स्टेबिलिटी है, तो इस सारी की सारी चीजें हमें किस में देखने को मिलती है? डेवलपमेंट में, ठीक है। ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ बट डेवलपमेंट कंटिन्यूज टिल डेथ। कि जीवन की एक निश्चित अवधि में वृद्धि रुक जाती है, जैसे 18 साल, 20 साल, इसके बाद हमारी बॉडी में, हमारे हाइट में इतना चेंजेस नहीं आता, ठीक है। हाइट में भी जो हाइट है हमारी रुक जाती है। तो ये वृद्धि है जो हम ग्रोथ की बात करते हैं तो एक टाइम तक होती है, लेकिन जो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो एक जो है पूरी लाइफ टाइम जो है वो चलती रहती है, ठीक है। मेच्योरेशन की परिपक्वता क्या है? तो आप सबने अपनी फैमिली में देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है और पहली बार जब वो बैठना सीखता है, घुटनों के बल चलना सीखता है, खड़े होने लगता है या चलने लगता है, या जब बोलना सीखता है, तो उसकी इन एक्टिविटीज को देखकर उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं कि मेरा बच्चा है अब बैठने लगा है, अब घुटनों के बल चलने लगा है, खड़ा होने लगा है, चलने लगा है, बोलने लगा है। तो उसकी इन एक्टिविटीज से उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। तो इसी तरीके से जब हेमी है वो 7 मंथ की थी और अपने घुटनों के बल चलने लगी और मम्मी के पीछे पीछे घुटनों के बल चल के भागने लगी, तो उसकी इस एक्टिविटीज को देखकर हेमी के जो फैमिली वाले थे बहुत ज्यादा खुश हुए, क्योंकि हेमी ने घुटनों के बल चलना सीख लिया था, उसने क्रोलिंग जो है वो सीख ली थी, ठीक है। ऑल द फैमिली मेंबर्स क्लैप्ड फॉर हर एंड हग्ड हर। कि परिवार के सभी सदस्यों ने ताली बजाकर उसे गले लगा लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि डू यू नो व्हाई शी वाज एबल टू क्रॉल? क्या आप जानते हैं कि वो रेंगने में या घुटनों के बल चलने में सक्षम क्यों थी? क्या रीजन है इसका? तो रीजन भी हम जान लेते हैं। इट वॉज बिकॉज हर बॉडी वॉज मेच्योर इनफ फॉर दिस एक्टिविटी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका शरीर जो है इस गतिविधि के लिए, क्योंकि 7 मंथ की हो चुकी थी, तो उसका शरीर, उसकी जो बॉडी थी इस गतिविधि के लिए, इस एक्टिविटी के लिए बिल्कुल परिपक्व थी, बिल्कुल मेच्योर थी इस एक्टिविटी के लिए। सो
दिस इज मेच्योरेशन, यही परिपक्वता है। This means that possible traits such as sitting, crawling, walking in humans are present at birth। कि इसका मतलब है कि मनुष्य में जो संभावित लक्षण होते हैं, बैठना, रेंगना या घुटनों के बल चलना, खिसकना, ठीक है, सोचना, डिसीजन लेना, ये सारी चीजें बचपन से ही जो ये लक्षण है मौजूद होते हैं, लेकिन दे ओनली अपीयर एट द राइट टाइम, कि यह उचित समय आने पर ही प्रकट होते हैं। तो जो मेच्योरिटी है, ठीक है, इसमें हम इसको फिजिकल मेच्योरिटी भी ले सकते हैं और मेंटली मेच्योरिटी भी हम ले सकते हैं। तो ये सारी चीज जो मेच्योरिटी होती है बचपन में पैदाइशी होती है, लेकिन टाइम के साथ ही आती है। जैसे बच्चा 5-6 मंथ का होता है तो बैठना सीखता है, 7-8 मंथ का होता है तो घुटनों के बल चलना सीखता है, क्रॉलिंग करता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे खड़ा होने लगता है, चलने लगता है, बोलना सीखता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जब बच्चा 16-17 ईयर्स की एज तक पहुंचता है तो वो फिजिकली डेवलप हो जाता है या फिजिकली मेच्योर हो जाता है, ठीक है, एक वयस्क का रूप धारण कर लेता है। और उसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं उसकी सोचने समझने की शक्ति है अच्छी हो जाती है, वो अच्छे डिसीजन लेने लगता है, मतलब वो मेंटली भी मेच्योर हो जाता है। तो यही मेच्योरेशन है जो टाइम के साथ आती है। लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है कि जो बच्चे हैं बड़े हो जाते हैं लेकिन उनमें सोचने समझने की इतनी शक्ति नहीं होती, 20 साल 22 साल, तो सब कहते हैं यार इतना बड़ा हो गया अभी तो मेच्योर ही नहीं हुआ, मतलब तुम्हारा मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ। और बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं उनकी हाइट बहुत छोटी हो जाती है, मतलब फिजिकली वो उतने बड़े नहीं हो पाते, ठीक है। तो यही चीज है मेच्योरेशन, क्या है कि ये एक बच्चे में स्टार्टिंग से होती है लेकिन टाइम के साथ आती है। टाइम के साथ उसका फिजिकली डेवलपमेंट होता है, टाइम के साथ उसका मेंटली डेवलपमेंट होता है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और हम इसको देख सकते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी कोई मिल गया, मूवी किसकी है, ऋतिक रोशन की। तो उसमें आपने देखा होगा कि ऋतिक रोशन जो है काफी बड़ा हो जाता है, हाइट बढ़ जाती है, लेकिन मेंटली क्या है, मेच्योर नहीं होता, बच्चों वाली जो एक्टिविटी है करता है। तो मतलब क्या है कि फिजिकली तो मेच्योर हो गया था, लेकिन 18, 19, 20, 22 ईयर्स उस एज पर बच्चों की जो मेंटली जो आप कह सकते हो कि जो सोच समझ होती है वो डेवलपमेंट उसमें नहीं हुई थी, वो जो मेच्योरिटी उसमें नहीं आई थी, ठीक है। तो मेच्योरेशन क्या है, ये टाइम के साथ आती है, चाहे फिजिकली बात करें चाहे हम मेंटली बात करें। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी भी इंसान की जर्नी उसके माँ की पेट से, वॉर्म से स्टार्ट होती है और लास्ट ब्रेथ, अंतिम सांस पर जाके खत्म होती है। तो इस दौरान हम देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो इन्फेंसी स्टेज, फिर हम चाइल्डहुड की बात करते हैं, उसके बाद एडोलेसेंस की बात करते हैं, फिर अडल्टहुड की बात करते हैं। लाइफ के अलग अलग स्टेजेस आते हैं और हर स्टेज में ह्यूमन में, चाहे हम उसके फिजिकल ग्रोथ की बात करें, चाहे हम उसके मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, सोशल डेवलपमेंट की बात करें, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, हर जगह कुछ ना कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में BED 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, इस सब्जेक्ट में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के विभिन्न चरण। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेवलपमेंट के, ह्यूमन डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस कौन कौन से हैं और किस स्टेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। इट रिप्रेजेंट द चेंजेस इन ह्यूमन फ्रॉम बर्थ टू डेथ, कि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग पासिस थ्रू वेरियस स्टेजेस, कि मानव का विकास विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है और हर चरण की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। हर चरण में ह्यूमन का एक अलग बिहेवियर होता है, अलग विशेषताएं होती हैं, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन स्टेज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अनदर स्टेज, कि एक चरण की विशेषता दूसरे चरण की विशेषता से भिन्न होती है। एक साल के अगर बच्चे को देखें और एक 14 ईयर्स के बच्चे को देखें, 14 साल के बच्चे को देखें, तो दोनों टाइम पीरियड की बात करें तो दोनों स्टेज में ह्यूमन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिहेवियर है, बिल्कुल अलग होता है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन स्टेज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अनदर स्टेज, कि एक चरण की विशेषता दूसरे चरण की विशेषता से भिन्न होती है। इसलिए
अगर क्लास में एक टीचर अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहता है, समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है, टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाना चाहता है, तो सबसे पहले उसे बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। और बच्चों को समझने के लिए उनकी साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, और उनकी साइकोलॉजी को समझने के लिए जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो समझना बहुत जरूरी है कि किस स्टेज पर बच्चे की क्या नीड है, बच्चे में क्या चेंजेस आता है, और उसके हिसाब से किस तरह से बच्चों को गाइड किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का एक चार्ट देखते हैं, ठीक है, जिसमें डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस हैं। फिर मैं आपको अलग एक एक करके सभी स्टेजेस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो स्टेज है प्रीनेटल पीरियड, पूर्व प्रसूति काल। ये वो टाइम है जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, उसके गर्भ में जब बच्चे आता है, और तब से लेकर जब उसका बर्थ होता है, तो जो ये 9 महीने का 9 मंथ का जो पीरियड है उसको हम कहते हैं प्रीनेटल पीरियड। फिर इन्फेंसी स्टेज की, जब बच्चा पैदा हो जाता है, और तब से लेकर स्टार्टिंग के जो 2 वीक का टाइम होता है उसको इन्फेंसी स्टेज कहा जाता है। फिर बेबीहुड, जिसको बचपन अवस्था कहा जाता है, स्टार्टिंग के 2 वीक से लेकर पैदा होने के बाद का जो 2 वीक का टाइम है, 2 वीक से लेकर 2 इयर्स का जो टाइम पीरियड होता है उसको बेबीहुड कहते हैं। ठीक है, फिर चाइल्डहुड की हम बात करते हैं। 2 ईयर से लेकर 12 ईयर का जो टाइम होता है इसको चाइल्डहुड कहते हैं, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर, एंड लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल अवस्था 7 ईयर से लेकर 12 ईयर्स तक। फिर एडोलेसेंस का पीरियड आता है, जिसको स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का टाइम कहते हैं, आंधी तूफान का टाइम कहते हैं, जो 11 ईयर से लेकर 20 ईयर्स तक का टाइम होता है। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पहला पार्ट जो है प्री एडोलेसेंस, जिसको प्यूबर्टी कहते हैं, या तरुण अवस्था या यौवन अवस्था भी कहा जाता है। फिर अर्ली एडोलेसेंस, जिसको प्रारंभिक किशोरावस्था कहते हैं, और लेटर एडोलेसेंस, जिसको उत्तर किशोरावस्था कहा जाता है। फिर अर्ली अडल्टहुड, मिडिल एज और ओल्ड एज आता है। ठीक है, तो अब हम इन पर एक एक करके इसको बात करेंगे, इनको जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रीनेटल पीरियड की, पूर्व प्रसूति काल, तो ये वो टाइम है जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, मतलब पैदा होने से पहले का जो ये 9 मंथ का जो टाइम होता है, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है, तो उस टाइम पीरियड को कहते हैं प्रीनेटल पीरियड या पूर्व प्रसूति काल। ओके, फिर जब बच्चे का जन्म हो जाता है, इन्फेंसी स्टेज, शैशव अवस्था, तो दिस स्टेज फ्रॉम बर्थ टू द फर्स्ट 10-14 ईयर्स, कि जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर और स्टार्टिंग का जो 2 वीक का जो टाइम होता है, इसे इन्फेंसी स्टेज या शैशव अवस्था कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है बेबीहुड, बचपन अवस्था। तो स्टार्टिंग का जो 2 वीक है उसके बाद से लेकर 2 वीक से लेकर जो 2 ईयर का जो टाइम होता है, जब बच्चा धीरे धीरे पेट के बल एक जगह से दूसरी जगह सरकना सीखता है, अपने घुटनों के बल चलना सीखता है, बैठना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है, हल्के हल्के जो शब्द होते हैं बोलना सीखता है। ठीक है, तो ये जो टाइम होता है, इस टाइम को हम बेबीहुड या बचपन अवस्था कहते हैं, जो 2 वीक से लेकर स्टार्टिंग के 2 ईयर्स तक का टाइम होता है। उसके बाद बेबीहुड के बाद आता है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। ठीक है, तो दिस स्टेज स्टार्ट फ्रॉम 2 ईयर्स एंड लास्टेड फ्रॉम 10 to 12 ईयर्स, कि जो पीरियड है 2 ईयर से स्टार्ट होता है और 10 to 12 ईयर्स तक चलता है। तो 10 to 12 क्यों, 10 क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं, ये दोनों क्यों दिया गया है, तो इसको भी हम जान लेते हैं। ठीक है, गर्ल्स में ये जो पीरियड होता है 2 ईयर से लेकर 10 ईयर्स तक के लिए, और बॉयज में 2 ईयर से लेकर 12 ईयर्स, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो जल्दी मेच्योर हो जाती है, उनकी जो बॉडी की डेवलपमेंट जो है बॉयज से पहले हो जाती है, तो उनमें मेच्योरिटी पहले आ जाती है। तो इसलिए जो ये चाइल्डहुड की हम बात कर रहे हैं, ये गर्ल्स में 2 to 10 ईयर्स और बॉयज में 2 to 12 ईयर्स तक का होता है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स, कि साइकोलॉजी ने जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने चाइल्डहुड को 2 पीरियड में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल अवस्था और उत्तर बाल अवस्था। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। अर्ली चाइल्डहुड स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 2 to 6 ईयर, कि जो अर्ली चाइल्डहुड है वो 2 से 6 साल तक के लिए होता है, और जो लिटिल चाइल्डहुड है गर्ल्स में 6 to 10 ईयर्स, और बॉयज की अगर बात करें तो 6 to 12 ईयर्स। ठीक है, एट दिस स्टेज सेक्सुअल मेच्योरिटी कम्स इन बॉयज एंड गर्ल्स, कि इस अवस्था में अगर हम देखते हैं तो बालक बालिकाओं में यौन परिपक्वता आने लगती है, तो इसकी भी हम बात करते हैं। और ये एडोलेसेंस में जो है मेच्योरिटी लेवल और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं एडोलेसेंस की।
तो एडोलेसेंस जिसको किशोरावस्था कहा जाता है, इसको स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का टाइम भी कहा जाता है, आंधी तूफान का भी टाइम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो इस टाइम जो गर्ल्स बॉयज की देखते हैं, इनकी बॉडी में काफी चेंजेस आने लगते हैं, धीरे धीरे इनकी बॉडी जो है वो मिच्योर होने लगती है। ठीक है, तो इसलिए तो ये जो पीरियड है 11-12 ईयर से स्टार्ट होता है और 19-20 ईयर्स तक का टाइम होता है। ठीक है, गर्ल्स में ये जो पीरियड है 11 से लेकर 19 ईयर्स, और बॉयज की अगर बात करें तो 12 ईयर से लेकर 20 ईयर्स तक का टाइम होता है। दिस स्टेज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स की जो एडोलेसेंस है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है प्री एडोलेसेंस, जिसको प्यूबर्टी भी कहते हैं, यौवन अवस्था भी कहा जाता है, फिर अर्ली एडोलेसेंस, फिर लेटर एडोलेसेंस। ठीक है, प्रारंभिक किशोरावस्था और बाद की किशोरावस्था। तो अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्यूबर्टी की। इस वर्ड को याद रखना, प्यूबर्टी, प्री एडोलेसेंस या तरुण अवस्था भी कहते हैं इसको, इसको यौवन अवस्था भी कहते हैं। ओके, तो दिस स्टेज इज 11 to 13 ईयर्स इन गर्ल्स एंड 12 to 14 ईयर्स इन बॉयज। की गर्ल्स की अगर बात करें तो उनमें मेच्योरिटी थोड़ा पहले आ जाती है, उनकी फिजिकल जो ग्रोथ है वो बॉयज की तुलना में पहले स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एट दिस स्टेज द बॉडी ऑफ द गर्ल चाइल्ड टेक्स द फॉर्म ऑफ द बॉडी ऑफ एन अडल्ट। कि इस अवस्था में बालिका का शरीर एक वयस्क के शरीर का रूप ले लेता है। तो अगर हम इस एज की बात करते हैं तो इस एज में जो गर्ल्स की जो बॉडी होती है बॉयज की बॉडी की तुलना में ये जल्दी ग्रोथ करती है। ठीक है, तो इस टाइम अगर हम देखें तो गर्ल्स की हाइट ज्यादा तेजी से बढ़ती है कंपेयर करें बॉयज की तुलना में, और इसके साथ के साथ उनकी बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। ये वही टाइम है जब हम देखते हैं कि जो गर्ल्स के जो धीरे धीरे जो स्तन है धीरे धीरे आने लगते हैं। ठीक है, बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बॉयज की बात करें तो धीरे धीरे उनके जो मूंछ हैं उसके बाल आने लगते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट पार्ट्स में जो हेयर हैं वो भी आने लगते हैं इस टाइम में। ठीक है, और इसके अलावा गर्ल्स की अगर बात करें तो पीरियड्स का जो टाइम है इसी टाइम से वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एट दिस स्टेज द बॉडी ऑफ द गर्ल चाइल्ड टेक्स द फॉर्म ऑफ द बॉडी ऑफ एन एडल्ट। की इस अवस्था में जो गर्ल्स का शरीर है एक वयस्क का रूप जो है धारण करने लगता है। और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, चाहे आवाज में वॉइस में चेंजेस होना लगता है, वॉइस की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है और जो गर्ल्स की आवाज है और ज्यादा हम उसको कह सकते हैं कि मधुर हो जाती है। ठीक है, फिर सेकंड जो स्टेज आता है अर्ली एडोलेसेंस, प्रारंभिक किशोरावस्था। दिस स्टेज स्टार्ट फ्रॉम 13 to 14 ईयर्स एंड लास्ट टिल 17 ईयर्स। तो ये जो टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें जो बॉयज की जो बॉडी है उसमें हमें जो ग्रोथ है तेजी से देखने को मिलती है। ठीक है, एट दिस स्टेज फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट आर मैक्सिमम इन चिल्ड्रन। की इस अवस्था में शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास बालकों में अधिकतम होता है। दे डू नॉट हैव मच सेंस ऑफ कॉन्सेंस एंड राइट एंड रॉन्ग। कि उनमें विवेक तथा उचित अनुचित का ख्याल नहीं रहता। तो एक ऐसा स्टेज है जिसमें हम देखोगे कि बच्चों में गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कुछ करना है तो करना है, सही गलत का इसमें ख्याल नहीं रहता, इतनी ज्यादा मेच्योरिटी अभी नहीं आती। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लेटर एडोलेसेंस, जिसको उत्तर किशोरावस्था कहा जाता है। दिस स्टेज लास्ट फ्रॉम 17 to 19-20 ईयर्स। की ये अवस्था 17 साल से लेकर कब तक होती है? 19-20 साल तक के लिए होती है। ठीक है, तो गर्ल्स में 19 ईयर्स और बॉयज में 20 ईयर्स। इन दिस स्टेट द चाइल्ड बिकम्स कंप्लीटली फिजिकली एंड मेंटली इंडिपेंडेंट एंड स्टार्ट मेकिंग वेरियस प्लान्स अबाउट द फ्यूचर। कि इस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से शारीरिक मानसिक रूप से क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट हो जाता है और भविष्य के बारे में तरह तरह की योजनाएं बनाना शुरू कर देता है कि मुझे भविष्य के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो मेंटली एक तरह से इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपनी मतलब सोच समझ उसकी विकसित हो जाती है, मेच्योर होने लगता है। और बॉयज एंड गर्ल्स हैव मोर इंटरेस्ट इन पीपल ऑफ अपोजिट सेक्स। की वही टाइम है जिसमें गर्ल्स की बॉयज के लिए अट्रैक्शन आता है और बॉयज के मन में गर्ल्स के लिए अट्रैक्शन आता है। ठीक है, तो इस टाइम की जो दो ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक फ्यूचर को लेकर और एक पार्टनर को लेकर। ओके, फिर हम बात करते हैं अर्ली अडल्टहुड, प्रारंभिक वयस्कता। तो इसका टाइम पीरियड 21 से 40 ईयर्स तक का होता है। ठीक है, इन दिस स्टेज अ पर्सन गेट्स मैरिड एंड सेटल हिज फैमिली एंड गेट्स इंगेज इन सम बिजनेस एंड मूव्स अहेड बाय स्टैंडिंग हिज सेल्फ डेवलपमेंट।
कि इस अवस्था में व्यक्ति शादी कर लेता है, घर परिवार बसाता है, किसी ना किसी व्यवसाय या जॉब में लग जाता है और अपने आप को और मजबूत स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है। और उसके बाद हम बात करते हैं मिडिल एज, मध्यावस्था। ठीक है, तो 40 to 60 ईयर का टाइम पीरियड होता है। इन दिस स्टेट द अचीवमेंट एंड एस्पिरेशन अचीव्ड बाय द पर्सन आर स्ट्रेंथन ग्रेटली। कि अभी तक जो 20 से लेकर 40 ईयर्स का जो टाइम था, इसमें जो भी उसकी अचीवमेंट है इंसान की, उसको और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, और फिर लास्ट में हम देखें तो ओल्ड एज, बुढ़ापा, ये 60 के बाद से स्टार्ट होता है। इसमें रिटायरमेंट की एज भी 60 ही मानते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इस अवस्था में जो शारीरिक और मानसिक जो शक्ति है धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और सामाजिक कार्यों में व्यक्ति का लगाव कम होता चला जाता है, क्योंकि हम फिजिकली बात करें, शारीरिक रूप से बात करें तो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने जाना स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहे अपने नेबरहुड की बात करें या स्कूल की बात करें, और स्कूल में हम क्लासरूम की भी अगर हम बात करें, तो एक ही क्लासरूम में पढ़ने वाले अलग अलग बच्चे, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। उनके सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी एक दूसरे से अलग होती है। उनका बिहेवियर भी एक दूसरे से अलग होता है और उनके बात करने का तरीका भी एक दूसरे से अलग होता है। तो फिर चाहे हम क्लासरूम की बात करें, चाहे नेबरहुड की बात करें, तो ऐसा क्या कारण है जो बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, उनके सोचने समझने की शक्ति, चाहे उनका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है, उस पर अपना असर डालती है? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है, ऐसे कौन कौन से कारण है? तो आज की इस वीडियो में BED 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अनुवंशिकता और पर्यावरण, तो देखिए हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कुछ उसमें कुछ क्वालिटीज, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो उसे बाय बर्थ उसके पेरेंट्स से मिले होते हैं। हम अक्सर कहते हैं ना बच्चों की कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे मदर पे गई है, तुम्हारे फादर पे गई है, तुम्हारा जो शारीरिक बनावट है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, तुम्हारे पेरेंट्स पे गया है, तुम्हारा रंग की हम बात करते हैं, बिहेवियर की बात करते हैं, चलने का तरीका, बोलने का तरीका। तो हेरिडिटी, हेरिडिटी या अनुवांशिकता क्या होती है कि वो गुण, वो क्वालिटी जो बाय बर्थ जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। और अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, पर्यावरण की बात करें, तो जब पैदा होने के बाद बच्चा जिस सराउंडिंग में रहता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है, तो उसका असर बच्चों पर जो पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर इन दोनों चीजों का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हेरिडिटी मतलब जो क्वालिटीज, जो गुण बच्चों को बाय बर्थ उनके पेरेंट्स से मिली है, और एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में बच्चा पलता है, बढ़ता है, उसको एजुकेशन मिलती है, उसका सोशलाइजेशन होता है, तो इन दोनों चीजों का बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर काफी असर पड़ता है। और अगर हम हेरिडिटी की बात करें तो देखिए हेरिडिटी में कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये वो क्वालिटीज हैं बच्चे में जो बाय बर्थ उसको पेरेंट्स से मिलती है। लेकिन हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एक अच्छा एनवायरनमेंट बच्चों को देकर उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक सही तरीके से हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए उसकी आनुवंशिकता या हेरिडिटी है, उसको लेकर ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको और अधिक अनुकूल या पॉजिटिव बनाने के लिए उसको नियंत्रित किया जा सकता है। बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए तो बच्चे भी अच्छे से एक सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। वो उनमें एक पॉजिटिविटी डेवलप की जा सकती है, उनको गोल ओरिएंटेड बनाया जा सकता है। लेकिन अगर बच्चों को एनवायरनमेंट सही ना मिले तो कहीं ना कहीं बच्चा रास्ता भटक सकता है और गलत एक्टिविटी में भी जा सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं
सम ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट डेवलपमेंट आर एज फॉलो, कि विकास को प्रभावित करने वाले कुछ पर्यावरणीय कारक कौन कौन से हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन, पोषण, आहार, कि बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर उनके आहार का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर बच्चों को अच्छा भोजन मिलता है, ठीक है, उनको विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, तो कहीं ना कहीं उनका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, मानसिक रूप से भी बच्चे काफ़ी सशक्त बनेंगे। और फिर हम बात करते हैं अर्ली स्टिमुलेशन, प्रारंभिक प्रेरणा। तो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए स्टिमुलेशन, जो प्रेरणा है, उसकी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये प्रेरणा ही तो है जो बच्चों को जमीन से आसमान तक पहुंचा देती है, ठीक है। तो फिर चाहे हम पेरेंट्स की बात करें, चाहे हम टीचर्स की बात करें, या नेबरहुड में हम अंकल आंटी इन सब की बात करें, कि बच्चों को एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती रहेगी, तो बच्चा लाइफ के जो स्ट्रगल है, जो चैलेंजेस है, उनका सामना करते हुए आगे बढ़ता रहेगा। और तीसरी अगर हम बात करें, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस, बच्चों के पालन पोषण के तरीके। हम अक्सर देखते हैं ना कि एक नेबरहुड में रहने वाले अलग अलग बच्चे, ठीक है, उनका बिहेवियर अलग होता है, उनके बोलने का तरीका अलग होता है। क्यों? क्योंकि सबका पालन पोषण भी अलग अलग तरीके से होता है। तो पालन पोषण ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि अपने बच्चों का लालन पालन किस तरह से करते हैं। तो इन्हीं तीनों जो पॉइंट्स हैं, इस पर हम एक एक कर कर हम बात करते हैं। तो आप इसको देखिए और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम बात करें न्यूट्रिशन, पोषण। वी आर वॉट वी ईट, हम वही हैं जो हम खाते हैं। तो आपने सुना होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, ठीक है। तो ज्यादा खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और कम खाना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। और हेल्दी, अनहेल्दी, हेल्दी फूड खाओगे या अनहेल्दी, दोनों का ही असर हमारी बॉडी पे पड़ेगा। बस फर्क क्या है, हेल्दी खाने पर आपकी बॉडी पर एक पॉजिटिव असर पड़ेगा, तो अनहेल्दी खाने पर एक नेगेटिव असर आपकी बॉडी पर पड़ेगा। सो proper nutrition is essential for the healthy development of children in terms of physical and mental attributes, कि अच्छा खाना हमारे शरीर के और हमारे दिमाग के, ठीक है, दोनों के विकास के लिए जरूरी है। अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, हम हेल्दी होंगे फिजिकली भी और मेंटली भी। और अगर ये दोनों चीजें हमारे फेवर में, हम फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो, तो हम अपने लाइफ के हर ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए अच्छा न्यूट्रिशन भी जरूरी है एक कामयाब सफल जीवन के लिए। A child must be provided with balanced diet on a regular basis to promote optimal growth and development, कि अधिकतम वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बच्चे को संतुलित आहार देना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। यही नहीं कि एक बच्चा चीज खाना जा रहा है, तो अगर बच्चे को हम चावल दे रहे हैं तो सुबह शाम, रोज सुबह शाम चावल दाल, चावल दाल, ऐसा नहीं है। उसके डाइट में साग सब्जियां भी होनी चाहिए, वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, ठीक है, राइस दाल ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। दही की बात करते हैं, मिल्क दूध की बात करते हैं, तो एक बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें सारी चीज जो बच्चों के लिए हेल्दी हो, जिससे उनको, जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो, ये सारी चीजें बच्चे को दी जाए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, अगर ये चीजें बच्चों को सही ना मिले, ठीक है, उसको सही से उसको डाइट ना मिले, सही उसका सही से उसको न्यूट्रिशन ना मिले, तो फिर क्या होगा, फिजिकली भी बीमार रहेगा, मेंटली भी बीमार रहेगा, ठीक है। अगर इस तरह की हालत होगी तो कुछ भी अचीव बच्चा नहीं कर सकता, ठीक है। तो अच्छे जीवन के लिए अच्छे भोजन बहुत जरूरी है, ओके। फिर हम बात करते हैं अर्ली स्टिमुलेशन, प्रारंभिक प्रेरणा, ठीक है। तो प्रेरणा एक ऐसी चीज है, स्टिमुलेशन एक ऐसी चीज है, अगर बच्चों को दी जाए, हर किसी को इसकी जरूरत होती है। अगर बच्चे को बचपन से ही उनको मोटिवेट किया जाए, उनको एनकरेज किया जाए, तो बच्चा हर काम को बढ़ चढ़ कर करता है। लेकिन अगर बच्चे को डिमोटिवेट किया जाए तो बच्चा निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को जितना इंकरेज कर सके उतना करें, जो उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। A stimulating environment encourages the development of child's hereditary potential, कि एक प्रेरणादायक वातावरण बच्चे की आनुवंशिक क्षमता के विकास को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। हर कोई, हर बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें कुछ क्षमताएं होती हैं, एक अच्छी मोटिवेशन की वजह से उन क्षमताओं को बाहर लाया जा सकता है, बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए टीचर्स को चाहिए कि बच्चों को इनकरेज करे, डिस्करेज ना करे,
ठीक है, उनको मोटिवेट करे, डिमोटिवेट ना करे। तो एक प्रेरणादायक वातावरण अच्छे शारीरिक और मानसिक विकास को प्रोत्साहित करता है, जबकि एक अस्थिर वातावरण, ठीक है, एक अस्थिर वातावरण के कारण बच्चे का विकास उनकी क्षमता से कम हो जाता है। तो इसलिए टीचर को चाहिए कि बच्चों को एनकरेज करे, उनको मोटिवेट करे, उनको आगे बढ़ाए, ना कि उनको डिमोटिवेट करे। ओके, दिस फैक्टर कैन बी एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर अ चाइल्ड नॉट टू अचीव हिज हर पोटेंशियल। कि अगर उसको स्टिमुलेशन, ठीक है, उसको प्रेरणा सही से ना मिले, ठीक से ना दिया जाए, उसको डिमोटिवेट किया जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चे अपनी लाइफ को, अपना जो बच्चा, जो उसका जो गोल है, जो उसका एम है, उसको अचीव नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। तो इसलिए अर्ली स्टिमुलेशन भी बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहां पे बच्चों को एनकरेज किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको अप्रिसिएट किया जाए, ठीक है। फिर आता है चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस, बच्चों के पालन पोषण के तरीके। तो गीजू भाई बाधिका ने एक बुक लिखी थी, कठिन है माता पिता बनना, ठीक है, बच्चों को पैदा करना आसान आसान है, उन पर पैसा भी खर्च किया जा सकता है, लेकिन उन पर ध्यान देना। जैसे हम बात करते हैं, एक माली, एक गार्डनर जब बगीचे में फूल पौधे लगाता है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बार बीज डाल दिया और उसका काम खत्म। बीज डालने के बाद डेली उसकी केयर करना होता है, डेली पानी डालना होता है, सनलाइट जरूरी है, खाद जरूरी है। तो उसका डेली ख्याल लगता है, तब जाकर वो जो एक छोटा सा बीज है, ठीक है, एक प्लांट बनता है और एक हरा भरा पेड़ बनता है जिसपे फल लगते हैं, और जिससे एक तरह से हम उसी पेड़ पर पक्षी भी बैठते हैं, मतलब एक उसी पेड़ के जो फल है इंसान भी खाता है, पक्षी भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बच्चे का उचित पालन पोषण होगा, ठीक है, तभी वो आगे बढ़ सकता है, अपने गोल को अचीव कर सकता है, अपने सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता है। लेकिन अगर माँ बाप ही अपने बच्चों पर ध्यान ना दें, उनका पालन पोषण सही से ना करें, अपनी लाइफ में ही बिजी हो जाएं, तो बच्चा गलत रास्ते पर चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों के पालन पोषण के तरीके, बच्चों को अच्छे तरीके से उनका पालन पोषण किया जाए, उन पर ध्यान दिया जाए, ठीक है, बच्चों से डेली बात किया जाए, बच्चों को एक दोस्त के तरह से, मतलब उनको रखा जाए। तो अगर एक अच्छा पालन पोषण बच्चों के साथ होगा, तो बच्चा हमेशा आगे बढ़ेगा, कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर पेरेंट्स बच्चों को हद से ज्यादा फ्रीडम दे देते हैं, तो वो भी बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। उनको हद से ज्यादा फ्रीडम भी नहीं देना चाहिए, एक कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो नासमझ होते हैं, इतनी समझ नहीं होती, तो इसलिए उनको जरूरत से ज्यादा फ्रीडम देना भी ठीक नहीं है। तो इसलिए एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट अगर होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि इससे क्या होगा कि बच्चों का जो हम कह सकते हैं कि जो विकास है, चाहे सोशल डेवलपमेंट है, चाहे हम बात करें इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, ठीक है, वो और बेहतर तरीके से हो सकता है। तो घर का माहौल जिस तरह से होगा, बच्चों के पालन पोषण जिस तरह से होगा, क्योंकि देखते हैं कि बच्चे, ठीक है, एक सोसाइटी में रहने वाले बच्चे, उस सोसाइटी में जो स्कूल है, सभी स्कूल जाते हैं, लेकिन क्या सभी आगे बढ़ पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि उनके घर का माहौल कैसा है, आस पड़ोस का माहौल कैसा है, उन पर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर बच्चा गलती कर रहा है, तो उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, उस पर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं। तो अगर पालन पोषण अच्छा होगा, जो चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस है एक पॉजिटिव वे में होगी, तो उसका बच्चों पर एक पॉजिटिव असर पड़ेगा, अगर नहीं होगी तो उसका एक नेगेटिव असर बच्चों पर पड़ेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट को, बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। हमने हेरिडिटी की बात की, एनवायरनमेंट की बात की, और एनवायरनमेंट में भी हमने बात की न्यूट्रिशंस की, ठीक है, हमने बात की एनकरेजमेंट की, हमने बात की चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में BD101 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, इसमें हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे कि डेवलपमेंट के अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं।
डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, कि विकास सतत है। तो सतत का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, जो हमेशा चलता रहता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ, कि विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत आजीवन चलती है। दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, कि यह प्रक्रिया है मां के गर्भ से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। Under development, there is a change in not only the size of the body, the ability to work, but also changes in its बिहेवियर एंड थिंकिंग, कि विकास के अंतर्गत मनुष्य के न केवल शरीर में परिवर्तन आता है, उसके कार्य करने की क्षमता में परिवर्तन आता है, बल्कि उसके व्यवहार में, उसके सोच में भी परिवर्तन आता है। हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं, जिससे हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है और हमारे व्यवहार में भी चेंज आता है। हम हमेशा नई नई स्किल सीखते हैं। तो जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जो मां की गर्भ से शुरू होती है और हमारी अंतिम सांस में, हमारी मृत्यु पर ही जाकर एक खत्म होती है। डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, कि विकास धीरे धीरे होता है। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, कि ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। ऑल लिविंग बींग्स डेवलप अकॉर्डिंग टू देयर ऑन पेस, कि सभी प्राणी हम जिसको देखते हैं सब अपनी गति के अनुसार सबका विकास होता है। कोई भी एक बीज है, सीधा एक दिन में पेड़ नहीं बन जाता। कोई एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो एक दिन में खड़ा होकर भागने भागने नहीं लगता। ठीक है, कोई भी हम चिड़िया को देखते हैं, जब चिड़िया अंडा देती है तो तुरंत अंडा देते ही बच्चा नहीं निकल जाता और चिड़िया जो बच्चा है उड़ने नहीं लगता, इसमें टाइम लगता है। तो जो विकास की जो प्रक्रिया है ग्रेजुअल है, ये धीरे धीरे होता है। हर जितने भी हम जीवों को देखते हैं, जितने भी हम लिविंग बींग्स को देखते हैं, तो सब अपने पेस के हिसाब से, अपनी गति के हिसाब से सबका विकास होता है। ठीक है, अचानक से नहीं हो जाता। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, कि विकास क्रमिक है। ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट हैं इस बात को एग्री करते हैं कि जो डेवलपमेंट है एक सीक्वेंस में होता है। ठीक है, एक क्रम में होता है। हम आप जितने भी लिविंग बींग्स हैं देखेंगे तो सबका अपना एक अलग अलग पैटर्न होता है और सबका विकास उसी के हिसाब से होता है। आप एक चिड़िया को देखोगे, सबसे पहले चिड़िया क्या करती है, अंडे देती है, फिर अंडा फूटता है, उसमें से बच्चा निकलता है। ठीक है, और फिर एक टाइम बाद बच्चा उड़ना सीखता है, फिर धीरे धीरे उड़ने लगता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप मनुष्य के बच्चे को देखते हो, पैदा होता है, ठीक है, धीरे धीरे वो अपने पेट के बल रेंगता है, घुटने के बल चलना सीखता है, बैठने लगता है, फिर खड़े होने की कोशिश करता है, खड़ा हो जाता है, फिर चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे दौड़ना सीखता है, भागना सीखता है। तो हम जितने भी लिविंग बींग को देखेंगे तो सबका जो डेवलपमेंट का एक सीक्वेंस है, एक क्रम है, एक पैटर्न है, उसी के हिसाब से सबका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो दिस पैटर्न इन जनरल इज द सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल, कि जो ये पैटर्न है, ठीक है, सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों के लिए एक समान होता है। ठीक है, चाहे कोई बच्चा इंडिया में जन्मे, चाहे कोई बच्चा अमेरिका में जन्मे, लेकिन ये पैटर्न है सबके लिए देखे तो एक समान होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम छोटे बच्चे को देखते हैं तो चलने से पहले, खड़े होने से पहले वो घुटने के बल चलता है। ठीक है, बात करने से पहले बड़बड़ाता है। कभी भी छोटे बच्चे को देखो तो सबसे पहले वो अलग अलग तरीके की वॉइस निकालता है, आवाज निकालता है, फिर धीरे धीरे बोलना सीखता है। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी अगर बच्चे देखो तो फिंगर्स को यूज करने से पहले पहले अपने शोल्डर को यूज करता है, हाथ को यूज करता है, फिर बाद में धीरे धीरे अपने फिंगर्स का यूज करना सीखता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है, एक सीक्वेंस में होता है, एक क्रम में होता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन, कि विकास की दर व्यक्ति भिन्न होती है। आप देखेंगे अलग अलग बच्चों को देखो, सेम एज के होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई चीजों को बहुत जल्दी सीखता है, तो किसी को सीखने में टाइम लगता है। तो जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वेरीज पर्सन टू पर्सन, कि विकास की दर व्यक्ति में भिन्न होती है। ठीक है, सभी में एक समान नहीं होती। इंडिविजुअल डिफर इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि व्यक्ति वृद्धि और विकास की दर में भिन्न होते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट रेट, कि लड़के और लड़कियों में भी अगर विकास की दर देखें तो अलग अलग होती है।
ठीक है। अगर आप देखेंगे तो लड़कियां जो हैं उनकी बॉडी जल्दी डेवलप हो जाती है, बल्कि और लड़कों को देखें तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है। इस पार्ट ऑफ द बॉडी हैज इट्स ऑन पर्टिकुलर रेट ऑफ ग्रोथ, कि शरीर के प्रत्येक भाग की अगर हम वृद्धि देखें तो उसकी भी अगर हमें अंतर देखने को मिलेगा। अगर हम अपने बॉडी को देखते हैं तो जो डेवलपमेंट है, इस तरह का फिजिकल डेवलपमेंट हमारे माइंड से होना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है। तो इसका एक पैटर्न है। ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है? तो आपके सामने कुछ इमेजेस है। आप किसी भी छोटे बच्चे के हाथ में पेन पकड़ाइए। ठीक है। छोटा बच्चा है साल भर का, उसके हाथ में पेन दीजिए। ठीक है। तो जैसे आप पकड़ते हैं वैसे नहीं पकड़ेगा। शुरू में क्या करता है, वो अपने पूरे पंजे से उस पेन को पकड़ता है, फिर धीरे धीरे फिंगर में लाता है और उसको ठीक प्रकार से लिखने में भी टाइम लगता है। इसी तरीके से किसी छोटे बच्चे के हाथ में अगर आप कुछ दीजिए, ठीक है, तो वो फिंगर का स्टार्टिंग में यूज नहीं करता, फिंगर का तो काफी बाद में यूज करता है। पहले अपने पंजे उस पे मारता है, उससे पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है। आप कभी भी छोटे बच्चे को देखिए, ठीक है, सबसे पहले आप उसके सामने कोई आप चीज देंगे तो सबसे पहले अपने कंधे का इस्तेमाल करता है। ठीक है। फिर उस पर हाथ मारता है और धीरे धीरे फिंगर का इस्तेमाल करते करते उसको टाइम लगता है। ठीक है। सो डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट जनरल एक्टिविटीज ऑलवेज प्रीसीड्स स्पेसिफिक एक्टिविटी, कि विकास के सभी क्षेत्रों में सामान्य गतिविधि हमेशा विशिष्ट गतिविधि से पहले होती है। ठीक है। तो डेवलपमेंट जो हम देखते हैं, अगर इसकी बात करते हैं तो जनरल से स्पेसिफिक की ओर होता है। जैसे मैंने आपको बच्चे का एग्जांपल दिया, सीधा फिंगर का इस्तेमाल नहीं करना सीखता, पहले हाथ का इस्तेमाल करना सीखता है, फिर पंजे का इस्तेमाल करना सीखता है और लास्ट में जाकर फिंगर्स का इस्तेमाल करना सीखता है। ठीक है। डेवलपमेंट इज को रिलेटेड, कि विकास से संबंधित है। मतलब क्या है कि आमतौर पर ये देखा गया है कि जिस बच्चे का मानसिक विकास औसत से ऊपर होता है, अधिक होता है, वह स्वास्थ्य, सामाजिक और विशेष योग्यता जैसे कई अन्य पहलुओं में भी श्रेष्ठ होता है, मल्टी टैलेंटेड होता है। ठीक है। तो इसलिए जो डेवलपमेंट है वो को रिलेटेड होता है, विकास से संबंधित होता है। हेरिटरी एंड एनवायरमेंट की जो डेवलपमेंट है, हेरिटरी और एनवायरमेंट, ठीक है, इन दोनों का असर पड़ता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कि विकास पर इन दोनों का ही प्रभाव होता है। आप बच्चे को देखेंगे तो आप अक्सर जब हम किसी बच्चे को देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये अपनी मम्मी पे गया है, अपने पापा पे गया है। ठीक है। कि बच्चों में कुछ क्वालिटीज होती हैं जो उनके मम्मी पापा से मिलती है, मदर फादर से मिलती हैं, लेकिन जब इस दुनिया में बच्चा आ जाता है तो उसकी जो डेवलपमेंट है उस पर वो किस एनवायरनमेंट में है उसका बहुत असर पड़ता है। बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, बच्चा अच्छी चीजें सीखता है, अच्छे रास्ते पे जाता है, और अगर खराब एनवायरनमेंट मिलता है तो क्या करता है, बच्चा गलत रास्ते पर जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये कहाँ से सीखता है, गाली देना ये कहाँ से सीखता है, अपने एनवायरनमेंट से। अच्छा मिलता है तो बच्चा आगे बढ़ता है, गलत मिलता है तो बच्चा गलत रास्ते पर चला जाता है। ठीक है। बहुत हम ऐसे भी देखते हैं कि जो बच्चे घर फैमिली से बहुत अच्छे होते हैं लेकिन गलत रास्ते पे चले जाते हैं। ठीक है। क्रिमिनल एक्टिविटीज में चले जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखते हैं कि जो घर से इतने अच्छे नहीं होते फिर भी वो हाईएस्ट लेवल पे, हाईएस्ट पोस्ट पे चले जाते हैं। ठीक है। तो एनवायरनमेंट जैसा मिलता है बच्चा उसी तरह से आगे बढ़ता है। ओके। तो इसका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो प्रभाव है, असर है, वो बच्चों पर पड़ता है। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, विकास अनुमानित है। आप देखिए कोई बच्चा, अगर हम किसी को कोई छोटा बच्चा उसको डांस करते हुए देखते हैं और बहुत अच्छा डांस करता है तो हम कहते हैं यार तुम आगे चलकर बहुत अच्छे डांसर बनोगे। कोई गाना बहुत अच्छा गाता है तो तुम आगे चलकर बहुत अच्छे सिंगर बनोगे। किसी का आर्ट अच्छा है तो तुम आगे चलकर बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनोगे। कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, नॉलेज बहुत अच्छी है, तो कहते हैं आप जाके सिविल सर्विस के जो एग्जाम है क्रैक करोगे। तो मतलब क्या है, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, कि विकास अनुमानित है। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षमता में अंतर का अनुमान और अवलोकन और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि ठीक है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा आगे चलकर क्या कर सकता है।
कि इसका इंटरेस्ट क्या है, उसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि बच्चा क्या आगे कर सकता है। तो इसलिए डेवलपमेंट जो है ये प्रिडिक्टेबल है, ठीक है, ये अनुमानित है। तो आज के इस वीडियो में हमने डेवलपमेंट के जो अलग अलग जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, हमने उसकी बात की। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।